ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज हमारे साथ में जीके पीडी ग्लोबल कश्मीर पंडित डायस्पोरा के सह संस्थापक डॉक्टर सुरिंदर कौल जी है। विवेक सर को तो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने के बारे में सबसे पहले प्रेरणा डॉक्टर सुरिंदर कौल जी ने ही दी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आज पूरे विश्व के सामने कश्मीरी पंडितों की जो पीड़ा आ पा रही है, उसके पीछे मुख्य प्रेरणा डॉक्टर सुरिंदर कौल जी ही थे। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद प्रतीक जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने इसको शुरुआती पब्लिसिटी करी द कश्मीर फाइल्स को, तो उसके लिए आपको हमारी तरफ से, पूरे जीकेपीडी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तो हर किसी का कर्तव्य है कि इस फिल्म को वो सपोर्ट करे और जितना हो सके इसका वो प्रचार करे, सबको इसके बारे में दिखाए, क्योंकि आज 32 वर्ष हो गए पर ज्यादातर युवाओं को लगभग आज से इस फिल्म से पहले या ज्यादातर 1-2 वर्ष पहले तक इसके बारे में पता तक नहीं था। तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस फिल्म को हम सपोर्ट करें। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म के बनने के पीछे की जर्नी आप बताइए। मैंने सुना कि विवेक सर ने 700 कश्मीरी हिंदुओं का जो इंटरव्यू लिया था पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर, तो उसके पीछे मतलब आपका कैसा योगदान था, या इस पूरी जर्नी के बारे में प्लीज आप बताइए पहले तो। जी, जर्नी ऐसा रहा कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा पिछले 10 वर्षों से ये प्रयास कर रहा था कि कोई नामावर बॉलीवुड डायरेक्टर से बात करी जाए और जो हमारा जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको पर्दे पे उतारा जाए। इसलिए नहीं कि किसी हेट को प्रोपेगेट करने के लिए, पर ये हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था स्वतंत्र भारत के इतिहास में, और इस इतिहास को डॉक्यूमेंट करना और पर्दे पे उतारना बहुत जरूरी था। तो इस संदर्भ में कई सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स से बात हुई, मतलब कई सारे, तो मैं 2-3 डायरेक्टर से बात हुई। तो जब उनसे बात करी तो हाँ, उन्होंने ना तो नहीं बोला, पर उन्होंने बोला कि अच्छा, ये ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने बोला कि हमारी हमारे लिए हमारी पीड़ा के बारे में एक मूवी बनाई जाए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इसमें हम कुछ फिर थीम बनाएंगे, रोमांटिक थीम बनाएंगे। आई मीन से कि उनको थोड़ा सा हिचक झिझक हुई कि हम्म। हम्म। थोड़ा रिस्की है मामला, तो बात बनी नहीं। सो वर्ष 2018 में विवेक अग्निहोत्री जी ह्यूस्टन आए थे, उनसे मेरी भेंट हुई, और उस भेंट के दौरान उनसे इस बारे में चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ। तो उनसे हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, इस लेवल पे ये घटनाएं घटी हैं, तो और ये जेनोसाइड है। तो उस समय ये जेनोसाइड का बड़ा कंफ्यूजन था कि, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई, आप तो अच्छे खासे हैं, जहाँ जिन भी कश्मीरी पंडितों से मैं मिलता हूँ वो तो काफी एक्लेम्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, हर बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे काम करते हैं। तो ये कौन मानेगा कि आपके साथ जेनोसाइड हुआ? उनका वो डेफिनेशन जेनोसाइड का था वही, हड्डियां दिख रही हैं, फटे कपड़े पहने हुए हैं। तो इस बारे में उनसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ कि भाई देखिए, ज्यूज के साथ भी हॉलोकॉस्ट हुआ, तो वो भी ऐसे ही थे, तो हम पे क्यों नहीं हो? तो उन्होंने एक्चुअली, हमने डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करी थी। हमने बोला कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्री पे खर्चा आएगा, $50,000, $100,000, वो हम करके आप इसको शेप अप करिए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री कोई देखता नहीं है, वो तो सीधे वेस्टेज है, तो पर देखते हैं। तो आई गई बात, तो फिर इंडिया वापस चले गए, और लगभग 1 महीने के बाद उनका कॉल आया। उन्होंने बोला कि मैंने पल्लवी जी से बात करी, पूरे परिवार से बात करी, तो इसमें तो बहुत सारे रिस्क तो हैं, पर मैंने ये तय कर लिया कि मैं इस पे फीचर फिल्म बनाऊंगा। और क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, ये भारत की कहानी है, ये भारत का एक इतिहास का पन्ना है, उसको उस पन्ने में जोड़ना है, उस पन्ने पूरे किताब में जोड़ना है। तो ये बात शुरू हुआ, और उनको हमने पूरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है, जो रिसर्च सपोर्ट है, वो पूरा उनको दिया। और लगभग जैसे आपने कहा कि 700 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा किया, वो भी उन लोगों से जिनके किसी भाई को मारा गया, किसी के माता को मारा गया, किसी के
रिश्तेदार को बहुत बर्बरता से मारा गया। तो ये ऐसे ही लोग थे और ये लोग पूरे विश्व भर में फैले हुए थे। और विवेक जी और पल्लवी जी, उन्होंने पूरा इंडिया से टूर स्टार्ट किया। उनके कई सारे टीम्स थे, उन्होंने अपने टीम्स को लगा दिया इसमें, जो कि पूरे भारत के सिटीज में गए जहां जहां पे ऐसे विक्टिम्स थे। और इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स भी आए, वहां पर लगभग 1 महीना वो रुके। हर एक परिवार के घरों में गए, वहां पे उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज रिकॉर्डिंग्स करी। इसी तरह से यूके गए और फिर उसी तरह से ये कारवां बढ़ता गया। और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और सारे लोगों से उनकी बातचीत हुई और ये पूरे 700 टेस्टिमोनियल्स पूरे इकट्ठा किए। सर, आपने जैसा कि कहा कि बॉलीवुड के कुछ 2-3 डायरेक्टर्स के साथ आपकी बात हुई थी, तो जब शिकारा फिल्म बनी विद विनोद चोपड़ा जिसके डायरेक्टर है, तो क्या उन्होंने आपके साथ कोई संपर्क किया था या जानने का कोई प्रयास किया था कि आखिर क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ में? क्या उन्होंने कुछ जानने का प्रयास किया था आपसे? नहीं, ना तो मुझसे प्रयास किया था, और मुझे नहीं लगता है कि वो लोग वो विक्टिम से मिले थे। उनकी जो मूवी थी, वो उन्होंने एक 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 रोमांटिक मूवी थी, मगर वहां पे उनने जो थोड़ा गड़बड़ हो गया, उन्होंने बोला कश्मीरी पंडित जेनोसाइड पे आधारित ये मूवी है। और जब उसे देखा गया तो उसमें जो एलिमेंट्स थे वो नहीं थे। अगर वो इसको जेनोसाइड और इथनिक क्लेंजिंग कश्मीरी पंडित के साथ नहीं जोड़ते तो मुझे पूरा यकीन था कि मूवी, क्योंकि बहुत सारे मूवीज तो ऐसे बनी है कश्मीर पे। और ताज्जुब की बात है कि शिकारा से पहले पहले जितने भी मूवीज बनी थी कश्मीर पे, उनमें या तो टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया गया था, ग्लोरीफाई किया गया। या तो उसका रोमांटिसाइज किया गया था, या तो एक मैसेज कन्वे किया जा रहा था कि भाई वो टेररिस्ट क्यों बना। और बराबर। जो 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 सरकारी तंत्र था जिसमें डिफेंस पर्सनल इतनी सैक्रिफाइसेस दे रहे थे, तो उनको नीचा दिखाया जाता था। तो निगेटिव ये वे में दिखाया था। लगातार ये मूवी बनती आ रही थी। और जो कश्मीरी हिंदुओं का जो पीड़ा है, जो उनका जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग था, उसमें पूरा व्हाइट वॉश कर दिया जाता व्हाइट था। वॉश कर दिया था। तो तभी और हम ये चाहते थे कि हमारे बारे में, एक क्योंकि फिल्म बने। पिछले 32 वर्षों में तो उन्हीं के बारे में तो ये सारे मूवीज बनते आ रहे थे। हम्म, हम्म। तो हमने बोला नहीं, और ये हमारी एक मूवी हमारी होनी चाहिए जो हमारी बिल्कुल, पीड़ा को दर्शाएगा। बिल्कुल। तो वही और विवेक जी से बात हुई थी। हम्म, और शिकारा तो मतलब मैं तो कहूंगा कि वो केवल जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती है। मैंने तो जब शिकारा का ट्रेलर देखा था तभी मैंने, अभी भी आप मेरा शिकारा का ट्रेलर रिव्यू देख सकते हैं, फिल्म रिलीज होने से पहले भी मैंने तभी कहा था कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म होने वाली है। और केवल लव स्टोरी की बात नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे एक प्रकार से आतंकवाद को व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया गया था और बहुत गलत बातें उस फिल्म में दिखाई गई थी। अब यही है तो ना, हर एक डायरेक्टर एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई हम्म, इसको बैलेंस किया जाए, कुछ सेकुलर चीजों को बढ़ाया जाए, अगर हम्म, नहीं हो रहा उसको भी दिखाया जाए। तो ये एक बॉलीवुड का एक तर्क था, भले ही हम हम्म, उसमें कहीं शामिल ना हो, मगर उनका हम्म, ये जो बैलेंसिंग एक्ट था, और उस बैलेंसिंग एक्ट में तो हम कभी शामिल ही नहीं थे। तो बिल्कुल। बैलेंसिंग एक्ट उनका ये दिखाता था कि कितने अच्छे लोग हैं ये टेररिस्ट लोग, कितने अच्छे हैं, ये हम्म, रेडिकलाइज एलिमेंट्स कितने अच्छे हैं। और ये एक नरेटिव बिल्डअप करने का एक साधन प्रयास था। था। उसको हम्म, उसको ये करते थे, मगर हमारी पीड़ा पे वो पूरा व्हाइट वॉश कर लेते व्हाइट वॉश थे। कर देते। सर, इसके बाद मैंने सुना कि आप, जब ये 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का ये नरसंहार हुआ था, उस समय आप घरों में काम करते थे और उसके बाद में फिर आप मध्य प्रदेश आए, वहां पर अपनी शिक्षा आपने पूरी की। तो ये आपकी, जी, प्लीज आपकी पूरी जर्नी आप बताइए ताकि और भी युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी। देखिए मैं तो अपने समाज के साथ कश्मीर में 1982 1983 से ही जुड़ा था। तो हम लोग हमारा एक संगठन था वहाँ पे, और उसमें हम सभी लोग काम करते थे। उसमें स्टूडेंट्स लेवल पे एक ग्रुप था, जिसमें एक कोलिशन था जो आरईसी में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, या कई सारे अन्य यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, उनका एक ग्रुप था। और हम लोग एक संगठित तरीके से कुछ सोशल वर्क करते रहते थे। और जब 19 देखिए 1986 से ही एक्चुअली अगर हम देखें तो हालात खराब होने लगे। 86 में
अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो एक्चुअली उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहाँ पे, और वहाँ पे अटैक किया गया कश्मीरी हिंदुओं को, और उनके लगभग 40 मंदिर का तोड़ फोड़ कर दिया, कुछ को जला दिया, और हमारे एक बड़ी ही प्रतिष्ठित बड़ी प्रमुख नेता थे, उनको मार दिया गया वहाँ पे। तो वहां से जो पलायन वहां से चालू हो गया 1986 से, काफी सारे परिवार जम्मू चले गए। तो एक छोटा सा ट्रेलर पलायन का 1986 और उसके बाद हो गया था। मगर जहां तक टेररिज्म का सवाल है, पूरा जो फुल फ्लेज्ड पूरे जमीन पे उतर आया, वो 1988 1988 से शुरू हुआ। और उन्होंने पहले पहले क्या किया कि जो भी जगहें हैं कश्मीर में, क्योंकि देखिए वहाँ पे काफी हिंदू नाम से काफी शहरों का नाम है, अनंतनाग जैसे है उसको इस्लामाबाद कर दिया, जो हमारा शंकराचार्य है उसको सुलेमान टेंग कर दिया। तो ये कार्यक्रम चलने लगा और इसकी तीव्रता बढ़ने लगी, और वहाँ पे जो समय है, जो घड़ी है, उसका टाइम पाकिस्तान टाइम के साथ लगा दिया गया। तो ये चीजें चलने गई, कई कई स्लोगन्स भी होने लगे थे, कहीं कहीं पे क्रॉस फायरिंग और ग्रेनेड अटैक्स भी होने लगे थे। और 1989 की शुरुआती में जनवरी से ही बिल्कुल इसमें तीव्रता बहुत तेजी से आ गई, और चलते चलते ग्रेनेड अटैक्स की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ने लगी, जो स्लोगन्स हैं वो भी आने लगे, और औरतों को ये बोल दिया गया कि भाई आप अपना चेहरा ढक लीजिए, आप हिजाब पहन लीजिए, आप बुर्का पहन लीजिए। तो एक जो एनवायरनमेंट था उसमें हम देख रहे थे कि इसमें काफी बदलाव आ रहा है। और ये चलते चलते 1989 जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फिर हमारी सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स होने लगी। हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं, उनकी टारगेटेड किलिंग्स होने लगी, और वो उसकी तीव्रता बढ़ती गई। तो ये लगातार 18 जनवरी तक चलता रहा। तो 18 जनवरी, 19 जनवरी पूरे मस्जिदों में, और एक जन सैलाब पूरे कश्मीर में, चाहे वो गांव हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो सिटी हो, हर एक जगह एक आवाज आने लगी, और गूंजती हुई आवाज आने लगी, और इतने टॉक्सिक स्लोगन्स दिए गए कि हम क्या चाहते हैं, आजादी, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खतरनाक स्लोगन्स, और काफी पत्थरबाजी, इसकोबाजी, और ये तो इतना मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मतलब पूरा इंसानियत का पूरे सरेआम कत्ल कर दिया गया। और इस ये तो बहुत ही दिल दहलाने वाली बात हो गई। तो जो टेररिज्म का जो रोड मैप चल रहा था इनका पूरे जमीन पे, तो हमने देखा कि हमारे लोगों को मारा गया, क्योंकि उस समय फोन्स नहीं थे, काफी कुछ ही घरों में फोन्स हुआ करते, तो सेल फोन का जमाना था नहीं, इंटरनेट का जमाना था नहीं, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत ज्यादा थे। और जब हमने देखा कि हमारे लोगों को बिल्कुल सिलेक्टेड किलिंग्स की जा रही हैं, और पूरा जो सरकारी तंत्र है कोलैप्स हो चुका है, तो हमें ये इंडिकेशन मिला कि अब हमको अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। और सभी लोग उस समय फिर अपनी जान को बचाने के लिए वहां से निकल पड़े। और हम निकल पड़े, मेरे को नहीं मालूम है कि मेरे दोस्त भी निकल रहे हैं क्या, मेरे को ये नहीं मालूम है कि मैं तो श्रीनगर में रहता था, अनंतनाग में भी निकल रहे हैं क्या, क्या वो बारामुल्ला से भी निकल रहे हैं क्या। तो ये जब हमने देखा कि सारे ऑटोमेटिकली रोड पे पहुंचने लगे, और क्योंकि ये हर एक गांव की कहानी थी, जो ये सारे जन सैलाब आ गया, तो वो किसी के बस की बात नहीं थी। और उसी समय जो हमारे सरकारी तंत्र थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, वो इन चीजों को उनने पूरा सरेंडर कर दिया। और कुछ महीने पहले जब उन्होंने रिजाइन किया और लंदन चले गए, कुछ महीने पहले उन्होंने लगभग 70 या 80 आतंकवादियों को, बहुत ही खतरनाक आतंकवादियों को, जिन्होंने
पाकिस्तान जाके टेररिज्म की ट्रेनिंग ली थी, उनको छोड़ दिया। ये सारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी था, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी था। और मुझे एक्चुअली पूरा लगता है कि फारूक साहब के पास ये इंटेलिजेंस आ गई थी कि कश्मीर अब हाथ से निकलने जा रहा है भारत के। तो उन्होंने बोला अच्छा अगर ये निकलने जा रहा है तो मैं तो रिजाइन कर लेता हूँ, तो मैं चले जाता हूँ लंदन। तो फिर को बोलेंगे मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये टाइमलाइन है टेररिज्म का। और अगर वो आज बताते हैं कि भाई हम तो थे नहीं 1990 में, वो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, वो तो जगमोहन था, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। तो इस पे तो हंसी आएगी कि ये पचने वाली बात नहीं है, क्योंकि टेररिज्म का बम खाली एक दिन नहीं फूटा, ये तो इसका पूरा जमीन पे चल रहा था, इसका पूरा खेल। तो तो इस मामले में अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो थोड़ा मेरा बचना मेरा अगला प्रश्न यही चाहिए। था मेरा अगला प्रश्न यही था कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से यही बात स्प्रेड की जा रही है, एक प्रकार से आतंकवाद को व्हाइट वॉश किया जा रहा है, आतंकवाद के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही, पर बीच में ही वीपी सिंह, जगमोहन, बीजेपी, इन सब बातों को बीच में लाया जा रहा है। आतंकवाद पर तो चर्चा वो करना ही नहीं चाहते। तो ये प्रतीक जी जबरदस्ती जो जैसे आपको जग जा जा प्रतीक जी जैसे आप देखेंगे कि ये 32 वर्षों में किसी को ये पता क्यों नहीं लगने दिया कि ये हुआ क्या वहां हम्म, पे। ये जो वहां पे हकीकत थी, जो दर्द थी, पीड़ा था, जेनोसाइड था, एथनिक क्लिंजिंग था, ये हम्म, किसी को क्यों पता नहीं लगा? क्योंकि इसके हम्म, पीछे एजेंसियां कुछ काम कर रही थी, क्योंकि उनको हम्म, मालूम था कि ये बात अगर बाहर निकल गई तो बड़ा मुश्किल होगा। तो हम्म, यही लोग वो लोग हैं, मुझे लगता है कि यही एजेंसियां ऐसे हैं जिन्होंने इसको दबा के रखने की कोशिश करी। क्योंकि उस समय जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सरकार थी, सेंटर में सरकार थी, जो स्टेट में सरकार थी, इनका तालमेल बहुत अच्छा था, क्योंकि इनके पास तो सारा कंट्रोल था। तो वो मीडिया भी मौन रहा, तो कोई चर्चा नहीं हुई। और जब ये मूवी बनी है तो यही लोग एक्सपोज हो रहे हैं, यही लोगों को थोड़ा पेट में दर्द भी हो रहा है कि भाई हम तो थे नहीं, ये तो वो हम्म, थे। और ये तरह तरह का प्रोपागेंडा जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, बहुत कम हम्म। लोग हैं मगर ये इसको नहीं डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, भले ही कम लोग हो, लेकिन जो युवा है आज के देश के, जिन्होंने पहली बार इस नरसंहार के बारे में सुना है, वो लोग इससे काफी ब्रेन वॉश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक तो पूरी जानकारी है नहीं। और इसमें जैसे कि 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला उन्होंने रिजाइन कर दिया था, एक महीने पहले ही वीपी सिंह सरकार बनी थी। और नरसंहार के एक दिन ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला उन्होंने रिजाइन किया था। और अगर जगमोहन जी की हम बात करें तो जितना मैंने सुना है कि 18 तारीख को ही उन्हें अपॉइंट किया गया था, और उन्होंने 21 तारीख तक तो पूरा चार्ज भी नहीं संभाला था। इक्कीस सही तारीख को बात। बाद में उन्होंने चार्ज संभाला, और उसके बाद उन्होंने खुद ही, मतलब एक प्रकार से जो एक आतंकवादियों के हाथ में ये जा रहा था कश्मीर, उससे उन्होंने एक प्रकार से जाने नहीं दिया जगमोहन जी ने, जितना मैंने सुना है। पर फिर भी बिल्कुल। अभी ये जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, बहुत प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जा रहा है, तो आतंकवाद को एक प्रकार से उस पर चर्चा ही नहीं हो रही, और जबरदस्ती बीच में फिर जगमोहन और वीपी सिंह और बीजेपी, इन सबको बीच में लाने का प्रयास किया जा रहा देखिए है। ये तो एक डॉक्यूमेंटेड है, जब जेनोसाइड होता है उसके डिनायल ऑफ जेनोसाइड, हम्म, इट्स अ वेरी टर्मिनोलॉजी जो कि चलता है, क्योंकि बहुत सारे तंत्र ऐसे होते हैं वो इस हम्म, जेनोसाइड का एक्नॉलेजमेंट नहीं करते हैं, बल्कि उसका कुछ रीजनिंग देते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये हुआ, ये इसलिए हम्म, हुआ क्योंकि ये हुआ, उसका तर्क देने की कोशिश करते हैं। और वो सीधे इस चीज से निकल जाते हैं। वो निकल बवाल जाते हैं। करने की कोशिश करते हैं कि कहीं आतंकवाद के साथ वो ना जुड़ जाए, तो ये सारा तर्क हम्म, देने की कोशिश करते हैं। तो यही चल रहा है, इसी की हमको मालूम था। पर ये मूवी सभी समाजों को जोड़ता है। मैं हमने भी हम्म, इतने सारे स्क्रीनिंग देखे, यूएस में भी प्राइवेट स्क्रीनिंग देखी, इंडिया में भी इतने सारे स्क्रीनिंग्स देखे, और सारा डिसिप्लिन क्राउड है। बहुत सेंसिटिविटी से मूवी को देखा जाता है, और सारा पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, और अंत में वो अपना ये व्यक्त करते हैं, भारत माता की जय। और हम्म, अब ये तर्क देते हैं कि भाई स्क्रीनिंग्स में थ्रेटनिंग दी जा रही है, ये किया जा रहा है, जबकि इतने सारे
लाखों की तादाद में मूवीज देखी गई, इतने सारे स्क्रीन, 5,000 स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, कहीं पे ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। मैंने स्वयं इतने सारे स्क्रीन में देखा, क्योंकि ये मूवी ऐसी है कि कोई इस पे कुछ करेगा नहीं, मतलब कोई इंडिसिप्लिन नहीं होगा, और वो तो मतलब शॉक में रह जाते हैं, और अंत में हमने जो देखा है वो सारा यही बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैंने जितना देखा है, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो को दिखाकर देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर, काफी सारे जो अपने आप को बहुत सेक्युलर मानते हैं, काफी लिबरल मानते हैं, वो लोग ही ऐसे कुछ वीडियो स्प्रेड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो ये फिल्म हेट स्प्रेड कर रही है। और जितना मैंने वो एक वीडियो देखा है, वो मेरे अनुसार तो मतलब पता नहीं स्टेज लग रहा है, क्योंकि कैमरा पहले से वो लगा हुआ था और एक व्यक्ति उठता है और कुछ बोल रहा है, तो ऐसे एक ऐसा वीडियो है जिससे काफी सोशल मीडिया पर जो इस फिल्म का विरोध करने वाले हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं। मैंने तो भी एक वीडियो देखा है जिसमें एक औरत चिल्ला रही है, बाकी सभी लोग देख रहे हैं मूवी, वो बीच में उठ के कुछ चिल्ला रही है। तो अब मुझे मालूम नहीं इक्का दुक्का ऐसा कुछ होगा, मगर वो वीडियो भी अगर सोशल मीडिया पे देखें, वो जहां पे सब लोग इसको खामोशी से मूवी को देख रहे हैं, और अ, जो वो देख रहे हैं और उस मन मन पे इतना शॉकिंग है, वो तो खामोशी में दबे हैं, मगर उसके बावजूद एक औरत चिल्ला रही है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी जानबूझकर किसी को भेजा गया वहां पे ये करने के लिए, पर ओवरऑल हर एक जगह पूरा डिसिप्लिन क्राउड है, बिल्कुल खामोशी से देखते हैं मूवी। और फिर अभी जो हमने देखा कि क्योंकि सभी लोग हमको अप्रोच करते हैं जो भारतीय मूल के या भारतीय हैं, उनको एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाता कि अच्छा ये हुआ इनके साथ, मुझे मालूम क्यों नहीं चला, हमें पता क्यों नहीं चला। तो एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ रहा है लोगों में कि ये ऐसा हुआ, और मेरे को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो वो अपॉलॉजीज दे रहे हैं कि हम आपने आप लोगों के लिए हमने कुछ नहीं कर पाए, तो हमको पूरा खबर नहीं था। तो ये फीलिंग ऑफ गिल्ट आ रही है ओवरऑल। पर कई सारे मुस्लिम्स भी हमको अप्रोच करते हैं, बोला नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए। तो मतलब इस चीज को जो ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा, देखिए मैं भी सोशल मीडिया पे इतने सारे चीजें देख रहा हूँ, मगर ये कौन सी एजेंसीज हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए एक नेक्सस होता है, एक प्रोमिनेंट मेंबर पार्लियामेंट को ले लिया, उसने स्टेटमेंट दे दिया, और मीडिया वहां पे बना बनाया, उसने बोल दिया कि भाई फलानी ने बोला है इसको मूवी को बैन कर दिया जाए क्योंकि ये हेट्रेड फैला रहा है, जबकि लोग नहीं बोल रहे हैं, वो उनकी उनका मन में है। तो ये कुछ, तभी मैंने बोला कि कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, मीडिया उनका सपोर्ट करता है, वो इसको फिर चलाते रहते हैं, ये तो ध्रुवीकरण हो रहा है, ये तो नफरत फैला रहा है, तो फिर उसमें बाकी चीजें भी आते हैं कि ये तो राइट विंग करा रहा है। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। और यहाँ विशेष बात देखिए, अभी ये केवल एक फिल्म बनी है, आज 32 वर्ष हो गए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, पर तब जाकर आज केवल एक फिल्म बनी है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जैसे कि गुजरात के 2002 के राइट्स अगर हम ले, तो उस पर आज तक करीब 8 से 10 फिल्में बन चुकी है। और जिन राइट्स की शुरुआत जो 59 हिंदू थे उन्हें मतलब ट्रेन में जिंदा जलाने से हुई थी, जिनमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, और उसके बाद में जो दुखद दंगे हुए उनमें हिंदू मुस्लिम दोनों की ही मृत्यु हुई थी। तो उस पर आज तक कम से कम 8 से 10 फिल्में बनी हुई है। हाल ही में कुछ वेब सीरीज भी ऐसी आई थी जिनमें उसका उल्लेख किया गया था। तो इतनी सारी वो फिल्में बनी हुई जो ज्यादातर मेरे अनुसार तो वन साइडेड ही लगती है। मैंने तो जितना देखा हुआ है उनमें किसी में भी 59 हिंदुओं के जिंदा जलाए जाने का भी उल्लेख नहीं था। तो वो तो इतनी सारी वन साइडेड फिल्में आज तक बनी हुई है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। पर आज कहीं जाकर एक फिल्म जो राइट्स पर नहीं जेनोसाइड पर आधारित है, राइट्स और जेनोसाइड में बहुत फर्क होता है, तो आज एक फिल्म हिंदुओं के जेनोसाइड पर, कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पर आधारित है, तो पर फिर भी उसका इस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, केवल एक फिल्म आती है तो भी। प्रतीक जी देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 15-20 मूवीज कश्मीर पे बनी है। किसी मीडिया वाले ने उनपे ये सवाल नहीं किया कि भाई आखिरकार कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे तो जेनोसाइड हुआ, इतनी क्लींजिंग हुआ, वो आप इस मूवी में क्यों नहीं दिखा रहे। उस समय सभी मुंह पे ताले लगे थे, और आज वही मीडिया अब इस मूवी के बारे में बता रहा है कि भाई आपने तो एक पक्ष दिखाया, आपने तो बैलेंसिंग एक्ट किया ही नहीं, आपने
तो हेट्रेड, इसलिए वो अपना जजमेंट दे देते हैं, आप तो हेट्रेड की पॉलिसी पे चल रहे हैं। सो ये देखिए कौन कह रहा है, कौन सा मीडिया ऐसा है, कौन सा अलाइनमेंट इस समय काम कर रहा है, कौन सा नेक्सस काम कर रहा है। और शायद यही नेक्सस, यही जो हमारा ये इकोसिस्टम था, वही इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहा था पिछले 32 साल से। और सर आपको ये सब देखकर कैसा लगता है? मतलब आज 32 वर्षों तक कभी इस जेनोसाइड के बारे में चर्चा नहीं हुई। आज जब पहली बार हो रही है चर्चा, तो ये जो पूरा निगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है, तो आपको अंदर ऐसी निराशा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती कि पहली बार ये पीड़ा दुनिया के सामने आ रही है, पर फिर भी उसे तक सही तरीके से सामने नहीं आने दिया जा रहा, या उस ऐसे समय में भी कुछ संवेदना व्यक्त करना छोड़कर, कुछ संवेदनशीलता दिखाना छोड़कर वो इसके विरुद्ध तो कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये देखकर आपको निराशा नहीं होती या पीड़ा नहीं होती? मतलब कैसा आप कैसा फील करते हैं? प्रतीक जी, हमें पहली बार 32 वर्षों में बहुत खुशी होती है। खैर, ये मूवी जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग पे है, जो करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। हमारा ध्यान वहां की ओर जा रहा है। जो आशीर्वाद लोग इसको दे रहे हैं, जो स्नेह लोग इस मूवी को दे रहे हैं, और इस मूवी के माध्यम से हमें दे रहे हैं, वो पहली बार हमें वो आशा जगी है कि लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो जो ये नेगेटिविटी करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, निराशा तो क्या, हमको तो मालूम है कौन क्या कर रहा है, तो हम ये तो हमको पूरा मालूम है ये होगा। तभी विवेक जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था, बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप इसकी स्क्रीनिंग यूएस से करें, आप इंडिया से मत करिए, क्योंकि इंडिया में मालूम है ये सारे पाइथन हैं, ये सारे उठ उठ के डसने की कोशिश करेंगे। तो यूएस का ये चालू होने के बाद तो मालूम था कि ये जो इकोसिस्टम इनका है ये एक्टिवेट हो जाएगा। पर एक चीज है कि जो ये इकोसिस्टम इनका है अभी लिमिटेड है, अभी आगे आगे देखना है इस उनके इकोसिस्टम में और कौन कौन जुड़ रहा है तो बहुत सारे कलाकार इनमें। तो अभी चिप चिप के कौन कौन निकलेगा अपने बिलों से, वो हम देखेंगे। और अभी तक तो सब ठीक ही है, निराशा की कोई बात नहीं है। जो ये स्टेटमेंट देते हैं, हमको मालूम है ये ऐसे ही स्टेटमेंट देने वाले हैं, इनके स्टेटमेंट पे निराशा होने का कोई तुक नहीं है। जो हमें खुशी हो रही है, करोड़ों करोड़ों लोगों पूरे विश्व भर में जो इसका आशीर्वाद मिल रहा है, वो कई ज्यादा है। वो उसका जो हमारा फीलिंग है वो वहां की ओर है, और उसके लिए हम सबों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और सर ये फिल्म इतनी फैक्ट बेस्ड है कि मैं देख रहा हूं कि जो लोग इसका विरोध भी करना चाहते हैं ना, वो फैक्ट्स के आधार पर इसका कहीं पर भी विरोध नहीं कर पा रहे, कि कोई एक सीन बोले और उसको काउंटर करे या लॉजिकल कुछ आर्ग्यूमेंट दे कि भाई ये मुझे गलत लग रहा है, ये सीन गलत है। एक सिंगल सीन का भी वो लॉजिकली या कोई फैक्ट्स के आधार पर काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण से वे इस प्रकार से कुछ टेस्ट वीडियोस या फिर कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो अनुपम खेर जी के और विवेक सर के कुछ पुराने ट्वीट्स निकाल दिए। वो वो पुरानी पुरानी चीजें ऐसे दिखा दिखा कर वो फिल्म का विरोध करे, क्योंकि इस फिल्म का वो कहीं पर भी एक सीन को भी वो गलत नहीं ठहरा पा रहे हैं, और इस कारण से उन्हें ऐसे पुराने कुछ ट्वीट्स या स्टेज वीडियोस वगैरह उनका सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप प्लीज मतलब जो ऐसे कुछ पुराने जो ट्वीट्स वगैरह लेके आ रहे हैं कुछ निगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सब चीजें हैं ये पिछले 32 वर्षों में पब्लिक डोमेन में है, तो इसको कहीं पे मैन्युफैक्चर नहीं किया गया। और हर एक डायलॉग, हर एक जो दिखाया गया है, ये सत्य के आधार पर, और जो ये दर्शाया गया है वो तो केवल 5-10% है, 90% तो दिखाया नहीं है, क्योंकि एक मूवी में कितना दिखाया जाएगा। और ये मूवी खाली इसी के पे आधारित नहीं है, इसमें बाकी भी सारी चीजें हैं। तो एक तो है कि भाई प्रोपेगेंडा है, तो 700 टेस्टिमोनियल्स और इतने सारे किताबों का रेफरेंस, इतने सारा लिटरेचर का रिव्यू, ये पूरा सत्य है। और जो ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, तो वो तो कहीं पे सपोर्ट दिखा रहे हैं ऐसी मानसिकता का। दूसरा जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं आमतौर पे सोशल मीडिया पे, कि ये हेट को स्प्रेड करता है, और ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी है, ये मुसलमानों को
बहुत गंदी तरीके से दिखाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस मूवी में कोई किसी रिलीजन का, किसी कम्युनिटी का कोई बैशिंग नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस मूवी में तो किसी दूसरे कंट्री का भी बैशिंग नहीं है, मतलब पाकिस्तान का भी बैशिंग नहीं है। ये मूवी जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द ह्यूमैनिटी, टेररिज्म। टेररिज्म का इम्पैक्ट क्या होता है समाज, किसी समाज पे या किसी परिवार पे, ये उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करता है। और जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी से देखते हैं, उसका वो तर्क देने की कोशिश करते हैं, वो कहीं इस चीज का सपोर्टिव है। जो ये वायलेंस हुआ है उसको सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली। तो जो पोलराइजेशन हो रहा है इस समय, जो बेसिकली ध्रुवीकरण कर रहा है बिटवीन जो लोग अहिंसा के पाथ पे चलते हैं, जो लोग मानवता को मानते हैं, जो लोग विश्व को एक सिविल सोसाइटी मानते हैं, और जो दूसरे डिस्कशन वाले हैं वो लोग कहीं ना कहीं वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। वो लोग मानवता को नहीं मानते हैं, वो लोग वर्ल्ड को एज अ सिविल सोसाइटी नहीं मानते। इन इन ये दो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, और ये वही लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी है, मुसलमानों को ये नीचा दिखाया जाता है, जबकि वो हकीकत नहीं है। तो ये सारी चीजें एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि वो लोग वीक है, एक वीक फुटिंग है, क्योंकि जो सत्य को असत्य की ओर ये दिखाने की जाए जी असत्य को इतनी बार बोलो कि वो भी सच लगने लगे, सच लगने तो लग जाए। वो वीक पर्सनालिटीज हैं। हम्म। तो ये और दूसरा प्रॉब्लम हमारे देखने में आया है। तो और भी कुछ अगर आपके मन में है तो आप बता दीजिए, तो फिर मेरे मन में भी कुछ और है, अगर मिस हुआ तो मैं बता दूंगा हम्म। उनके बारे में। और मैं तो जब से फिल्म को अभी प्रमोट कर रहा हूँ तो मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे जो इस फिल्म को टारगेट कर रहे हैं। वो लोग विवेक सर के कुछ पुराने ट्वीट्स वगैरह लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने तो उनको सीधा कहा कि भाई, विवेक सर का जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने तो खुद कहा था कि वे पहले स्वयं कम्युनिस्ट विचारधारा से थोड़े प्रभावित थे। तो भाई, पहले वो उनके विचार क्या थे, वो क्या थे, उसके आधार पर आप इस फिल्म को क्यों जज कर रहे हैं? इस फिल्म में जो फैक्ट्स दिखाए हैं, जो सच्चाई दिखाई है, उसको अगर आप लॉजिकली काउंटर कर सकते तो करिए। पर वैसा उन्हें करना नहीं है। उन्हें कैसे ना कैसे करके बस इस फिल्म को नीचा दिखाना है या कुछ ना कुछ निगेटिविटी स्प्रेड करनी है, और इस कारण से वे ये सब कर रहे हैं। और एक जो बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जो कुछ अभी विरोध करने वाले हैं इस फिल्म के, वो कह रहे हैं कि अभी फिल्म जो भाई पैसे कमा रही है तो उसका कश्मीरी हिंदुओं की मदद के लिए, कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए इसका यूज क्यों नहीं करते? मतलब कैसे ना कैसे करके इस फिल्म के जो मेकर्स है उसको वो टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको आप प्लीज उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इन सबों को मालूम था कि कश्मीर फाइल्स बन रही है, हम्म। सबों को मालूम था। और सबों को शायद ये भी मालूम था कि क्यों बन रही है, किन पे बन रही है। हम्म। तो सब शांत था, किसी ने कुछ प्रश्न नहीं उठाए उस समय। एक मशीनरी काम कर रही थी कि जब ये रिलीज होगी तो इसको टार्निश किस तरह से किया जाए। हम्म। अब जब वो अटैक करते हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, और देख रहे हैं कि नहीं, प्रोपेगेंडा तो नहीं बोल सकते क्योंकि इनने तो 700 टेस्टिमोनियल्स जमा किए हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ये रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया में तो ये रास्ता बड़ा इजी है, इसको हिंदू हम्म। मुस्लिम बाइनरी में इसको तोल लिया जाए। और जब देखे कि वहां पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो लेके जाते हैं कि भाई अच्छा इनकी पास्ट हिस्ट्री तो ये थी, तो मतलब क्रेडिबिलिटी हिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हम्म। अच्छा अब इनकी पास्ट की जो हिस्ट्री है उसको उजागर करें। तो यही है बेसिकली, ये फेल होते जा रहे हैं। फिर अभी ये खत्म हो जाएगा, किसी और चीज को निकाल लेंगे, किसी कोई और चीज निकलेगा, कोई दूसरा चीज करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा है। और जब तक इनका एजेंडा नहीं चलेगा इनके पेट में दर्द होता रहेगा। और जहां तक कि दूसरी बात है, देखिए मेरे को पल्लवी जी और विवेक जी से लगभग 4 साल का एसोसिएशन है, 4 साल का बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन। मतलब हर वीक, पहले पहले तो हर वीक बात करते थे। काफी ये होता था, मतलब क्या होना चाहिए, कैसे कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, काफी बात, इंटीमेसी काफी थी। तो फिर आजकल जबकि इतना बिजी भी है तो ऑलमोस्ट डेली बात होती रहती है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेरे ही साथ नहीं, पूरे समाज के साथ। हम्म। जिनके साथ उन्होंने इंटरव्यू किया है, उनके साथ वो पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मेरे साथ करते हैं उन सबों के साथ करते हैं। तो
जब कोविड हुआ था अभी 1 साल पहले, 1 साल की बात है, तो मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे समाज में भी काफी, इंडिया में बहुत हाल खराब है, काफी डेथ्स हो रही हैं, तो कुछ करना चाहिए हमको। और हमारे समाज में भी उस समय लगभग 500 डेथ्स हुई थी, अनएक्सपेक्टेड थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक फंड रेजिंग इवेंट में थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो पल्लवी जी ने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। तो वो उन्होंने ग्लोबल कश्मीरी पंडित समाज, ये ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के कोलैबोरेशन के साथ पूरे समाज के लिए एक पूरा इंटरनेशनल वर्चुअल फंड रेजिंग कंसर्ट किया, जिसमें 35 बिल्कुल टॉप सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसमें अनुपम खेर जी ने भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, काफी हेल्प किया इस इवेंट को। तो उसमें तो लगभग हमको 1.25 करोड़ रुपीस हमका जनरेट हुआ, बल्कि उससे ज्यादा हुआ, मैं अभी बताऊंगा। तो 1.25 करोड़ हमको मिला, उसको हमने यूटिलाइज किया स्कॉलरशिप्स देने के लिए ऐसे परिवारों को जिनके पिताजी का कोविड की वजह से दोनों पेरेंट्स की मृत्यु हो गई या एक की हो गई, या जिनका इंटरप्शन हुआ। तो ऐसे ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, और वो भी विवेक जी और पल्लवी जी के ही माध्यम से मिल रहा है। मतलब उन्होंने ही इनिशिएटिव किया था। एक हमने इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट, जम्मू में हमारा एक हॉस्पिटल है, तो वहां पे इंस्टॉल किया, लगभग $80,000 का ऑक्सीजन प्लांट किया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि विवेक जी, पल्लवी जी इतने हेविली इन्वेस्टेड हैं कम्युनिटी में कि वो कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल है कि ये मूवी बन रही है, इसमें पैसा कमा रही है, तो मेरा जो कहना है कि उसमें विवेक जी का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, वो तो डायरेक्टर हैं। तो जो पैसा आता है वो प्रोड्यूसर्स के पास आता है। तो प्रोड्यूसर्स तो इसमें 3 4 5 लोग हैं। तो वो किस तरह से क्या करेंगे, तो वो तो अलग बात है। तो उसमें तो विवेक जी और पल्लवी जी का ऐसा रोल तो है नहीं। और जहां तक बात है कि वो लोग, एक प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी से बात हुई थी, तो उन्होंने अभी मीडिया में भी बताया है कि भाई जो उनके पास पैसा आएगा, क्योंकि वो भी एक प्रोड्यूसर है, वो बोले कि मैं भी इसी तरह की मूवीज में और इन्वेस्ट करूंगा, जिससे पूरे इंडियंस को एजुकेशन मिले। और देखिए, हमारा एक और चीज है, जो हमारा जेनोसाइड है, एथनिक क्लींजिंग है, इसको पैसों के नजर से ना देखा जाए, क्योंकि ये समाज, एक स्क्रिप्ट लिखा गया था कि इस समाज को खत्म करना है। और उस स्क्रिप्ट को लिखने के बाद और उसको प्रैक्टिकल शेप देने के बाद ये समाज पिछले 32 वर्षों में खुद अपने टांगों पे खड़ा है, पैरों पर और खड़ा हुआ है। मानवता की सेवा कर रहा है। तो ये हमको थोड़ा इंसल्टिंग लगता है जब कोई ये थर्ड पार्टी बोले कि भाई आप कश्मीरी पंडितों के लिए पैसा यूज करिए। भाई आपका लोकस स्टैंड क्या है? उसमें क्या है आपका लोकस स्टैंड? अगर आप उनके कहले, पहले तो आप करिए, ठीक है ना? अगर आपको इतना दर्द है, अगर आपको इतना पीड़ा है, तो आप कोई इनिशिएटिव लीजिए। तो उनको मैं यही बताना चाहता हूं कि आप उसमें परेशान ना हो। वो पैसा कमा रही है, क्या कर रही है, जो हमारा जेनोसाइड एंड एथनिक क्लेंजिंग है, उसको ये पैसों की नजर में, उसके पैसों मॉनिटरी एंगल से ना देखा जाए, तो वरना वो आप इनसेंसिटिव रिमार्क दे रहे हैं। और सर, आपने जो इतना जो बताया कि विवेक सर ने क्या किया, मैं कहता हूं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि विवेक सर को ये पैसा कश्मीरी हिंदुओं की उनके लिए लगाना चाहिए, मैं कहता हूं कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ना कश्मीरी हिंदुओं से कोई मतलब है, ना उनकी पीड़ा से कोई मतलब है। ये लोग बस किसी न किसी प्रकार से निगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं। इस फिल्म के मेकर्स के बारे में, विवेक सर के बारे में कुछ ना कुछ निगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आज 32 वर्ष हो गए, उन्होंने इसके बारे में चर्चा की होती, सरकार से मांग की होती, या कुछ संवेदना वो व्यक्त करते इस फिल्म को देखने के बाद। पर वो ना संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ना कुछ। वो किसी न किसी प्रकार से बस निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें इससे कोई मतलब है। और मैं तो चाहूंगा कि अभिषेक अग्रवाल जी जो इसके प्रोड्यूसर है, वे और ऐसी ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाएं, ताकि लोग जागरूक हो, और आगे भविष्य में हम कभी
अगर हम अपना इतिहास याद रखेंगे तो भविष्य में ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। तो ये ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने इतिहास को याद रखें और ऐसी ज्यादा से ज्यादा फिल्में बने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, जिसमें मेरे को ज्यादा बॉलीवुड का ज्ञान नहीं है, कोई मूवी बनी थी इंडियन हॉकी टीम पे। तो जी। उनने बोला था, क्या जब वो मूवी हिट हुई आपने शाहरुख खान से पूछा कि ये आप कितना पैसा दोगे इंडियन हॉकी टीम को? तो बिल्कुल। पूछा था किसी ने? तो ये इस समय क्यों ऐसे सवाल जवाब आ रहे हैं? तो ये बेसिकली यही मानसिकता है कि भाई हम्म, ये तो चल रही है, पहले तो ये दिक्कत था, पता नहीं ये तो चलेगी नहीं। हम्म, देखा, अच्छा अब थोड़ी बहुत चल रही है, अब देखा बहुत चल रही है, तो अब कुछ तो हम्म, क्रेडिबिलिटी पे कुछ अटैक तो करना है, बोलना कोई ना पड़ेगा। कोई चीजें कहीं पे कोई हम्म, मिल नहीं रहा है क्या इसको अटैक हम्म, करने के लिए। चलिए आप पैसे का बहाना ले लेते हैं, आप कितना और सर पैसा आप दोगे। हम्म और सर आपने जो कहा कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो आपको इंसल्टिंग लगता है, वो बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था फिल्म के बारे में ही। मैंने उस फिल्म में भी कहा था कि इतना भयानक जेनोसाइड, नरसंहार, उसके बाद में एक्सोडस हुआ, और उसके बाद भी कश्मीरी पंडित अपने पैरों पर खड़े हुए। बिल्कुल, गरीबी है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, उस कारण से उन्होंने हाथ में कोई हथियार नहीं ले या क्राइम का रास्ता नहीं अपनाया। वे उनके जो संस्कार थे, माता पिता के अच्छे संस्कार थे, उसके अनुसार वे खुद स्वयं अपने पैरों पर खड़े हुए और आज वे हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में वे सफल है। और इसके पीछे उनके अच्छे संस्कार है। तो बिल्कुल, कई लोग, मैं देखता हूँ कि कई सारे फिल्म मेकर्स भी होते हैं बॉलीवुड के, वो हमेशा कहते हैं कि भाई गरीबी के कारण आतंकवाद होता है, अशिक्षा के कारण लोग अपराधी बनते हैं, या जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या सिस्टम अत्याचार करता है इस कारण से अपराधी होते हैं। पर कश्मीरी पंडितों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके ऊपर तो जो अत्याचार वो हम सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी प्रतीक जी। किसी एक ने भी क्राइम का रास्ता नहीं अपनाया, और वे स्वयं आज अपने पैरों पर खड़े हैं अपनी मेहनत और पुरुषार्थ और अच्छे संस्कारों से। बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक जी। ये देखिए, हम तो बिल्कुल हम बोलते हैं कि भाई वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि वो पुलिस वाले ने उसके भाई पे लाठी मारी थी। वो कश्मीर में टेररिज्म इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वहां पे इलेक्शंस जो 1987 में हुए थे उसको रिग किया था। फिर इतने सारे तर्क हैं वहां पे। टेररिज्म इसलिए है क्योंकि वहां पे गरीबी है, वहां पे टेररिज्म इसलिए है। मगर जो असलियत टेररिज्म का था कि जो जिहाद का जुनून सवार हुआ था उसको कोई नहीं बोलता। तो एक लॉजिक देने की कोशिश की जा रही है कि वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि उसके ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए थे। अब यहाँ पे तो पूरा का पूरा समाज अपने ही देश में बिल्कुल। रिफ्यूजी बन के रह रहा है, और 1 साल से नहीं 32 वर्षों से। और पिछले भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, पूरे हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है जहां पे कश्मीरी हिंदू ने कश्मीरी मुस्लिम को मारा। कोई बिल्कुल। रिकॉर्ड नहीं। मगर इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। सो यही हम अपने बच्चों को भी नफरत की जिंदगी नहीं दिखा सिखाते। तभी आप देखेंगे, बिल्कुल। अगर हमारे बच्चों को देखेंगे या सबों को देखेंगे हंसते रहेंगे, जेनोसाइड का शिकार भी बने, मगर जीवन में तो चलना है, तो हंसते बिल्कुल। रहेंगे। नफरत की कोई आपको एक्सप्रेशन ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और ये कमाल है। सर। और ये हम्म, उनके लिए है कि भाई तभी मैंने एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, कल के मैंने बोला कि देखिए, हम तो नोबेल पीस प्राइज तो देते हैं पीस के लिए, इंडिविजुअल्स हम्म, को देते हैं। यहाँ पे तो पूरा का पूरा समाज अपने घर से बेघर हो गया, इतने लोगों को बर्बरता से मारा गया, और उसके बाद भी कभी कोई वायलेंस नहीं की, किसी के खिलाफ हेट नहीं किया। अगर डिजर्व करता है ये पूरा समाज, नोबेल पीस प्राइज को डिजर्व करता है। इतना ही नहीं बल्कि उसका हम लिखेंगे उनको, उसका एक पूरा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जीकेपीडी की तरफ से। और मैं तो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील की कि भाई अगर आप भारत रत्न देते हैं, ये समाज है जिन्होंने पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इग्नोर कर दिया, चाहे वो सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स थे या स्टेट गवर्नमेंट्स थे, इसके बाद भी वो पूरे विश्व भर में इंडिया का तिरंगा लेके उसको ऊंचा हमेशा रखते हैं। अगर भारत रत्न देना है किसी को तो इस समाज को देना चाहिए। तो ये पीस की बात है, ये एक सिविलाइजेशन, एक सिविल सोसाइटी की बात है। तो इसमें वायलेंस का कोई रोल नहीं है। और जो वायलेंस का बिल्कुल। सहारा लेते हैं या सपोर्ट करते हैं, वही लोग यही बोलते हैं कि भाई आपने इसमें बैलेंसिंग एक्ट क्यों नहीं किया, मुसलमान लोग भी तो मरे हैं, आपने इसमें ये क्यों नहीं दिखाया। तो वही लोग इस चीज का वीक आर्ग्यूमेंट, वीक वही इस चीज का आर्गुमेंट दे रहे सहारा ले रहे हैं। हैं।
सर, द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि ये चीज दिखानी रह गई, या एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो फिल्म में दिखानी रह गई, ऐसा कुछ था ऐसा जो आप चाहते थे कि बहुत फिल्म में सारी ऐड करना चाहिए था? बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमको मालूम है ये आखिरकार तो फिल्म है, हम्म, 2 घंटे और 50 मिनट की। और जो सिनेमैटिक्स लाया विवेक जी ने और उनकी हम्म, टीम ने, जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, दिस ये तो फिनोमिनल, आउटस्टैंडिंग। इसमें तो बिना, ये तो शक ही नहीं। अब हम तो चाहते हैं कि हर एक चीज को दिखाया जाए, वो तो संभव है नहीं। तो बिल्कुल। हमेशा तो हमको लगेगा कि ये छूट गया, ये छूट गया। मगर जो मैसेज है, जो जितना भी रखा है और जो बाकी भी चीजें दिखाई गई हैं, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, 200% संतुष्ट है जो दिखाया गया है और हकीकत को बयां किया है। और वो भी सिनेमैटिक नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बर्बरता तो बहुत ज्यादा हुई है, मगर हम्म, जिसको आप दर्शा नहीं सकते। तो मगर बिल्कुल। जो दिखाया है, जो मैसेजिंग है, उससे हम ही नहीं, पूरा समाज बहुत ही संतुष्ट है। सर, आखिरी प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आप आज की युवा युवा पीढ़ी को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदू अपने पैरों पर खड़े हुए, मेहनत पुरुषार्थ का रास्ता उन्होंने अपनाया, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी युवाओं को बोलूंगा कि आप कश्मीर फाइल्स देखिए, हम्म, क्योंकि इससे आप एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। हम्म, आप ये भी देखेंगे कि अगर किसी के युवा के साथ कुछ स्ट्रगल चल रहा है, वो स्ट्रगल परमानेंट नहीं रहता है। वो स्ट्रगल है, उसका सामना करिए। ये मूवी आपको वो प्रेरणा देगा। और वो स्ट्रगल करने में और फिर ऊंचाइयों को छूने में जो मजा है, वो सीधे वो ऊंचाई बिना स्ट्रगल हम्म, किए हुए पहुंचने में मजा नहीं है। तो मजा नहीं। स्ट्रगल हर एक के लाइफ में है, और हमारी एक किस्म की स्ट्रगल थी। हर एक को इस समय स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। मगर हमारा जो स्ट्रगल का जो दायरा था, वो बहुत ही डिफरेंट था, वो तो बहुत ही बर्बरता वाला था। तो स्ट्रगल से घबराइए मत, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और ये मूवी आपको वो सीख देगा, ये मूवी आपको वो प्रेरणा देगा। मैं तो सभी पेरेंट्स को बोलता हूं कि आप अपने बच्चों को ये मूवी दिखाइए, और काफी आपको मदद होगी, वो इससे काफी कुछ सीख लेंगे। और यही हुआ एक्चुअली, अमेरिका में हमने 16 स्क्रीनिंग की, सब अपने बच्चे लेके आए, और बच्चों ने बोला, अरे ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा किया था। और दूसरी चीज मैं अपने यूथ से बोलूंगा कि आप जागरूक रहिए। आपके दाएं बाएं, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, इसके बारे में आप इन्वॉल्व हो, खबर रखिए। आप करें कुछ ना करें वो अलग चीज है, मगर खबर रखिए। क्योंकि कई सारे अ, लोग, एजेंसियां काम कर रही हैं जो शायद आपके जो अच्छापन है, तो हम तो ये नहीं बोल रहे कि वायलेंस करिए, मैं कहता हूँ आप थोड़ा पॉलिटिकली, आप थोड़ा सोशली, आप थोड़ा सिविलाइजेशनली आप कनेक्ट होइए, उसमें जागरूकता लीजिए, रुचि लीजिए। तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। एक और तर्क दिया जाता है कि भाई ये तो राइट विंग मूवी है, हम्म, ये तो हम्म, 2024 की तैयारी है। अब मुझे अच्छा। ये मालूम नहीं है, अगर ये 2015 में मूवी बनती तो तब क्या कहते वो, क्योंकि तब इसमें वो थोड़ा 19 की विलंब तैयारी हो कहते गया। हैं। वो विलंब हो गया क्योंकि उसकी उसकी उसका एक रीजन है। वो रीजन है क्योंकि जिनके साथ ये घटनाएं घटी, 25 वर्षों तक उनने अपना मुंह नहीं खोला, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो आइसोलेशन में चले गए। तो हमको, क्योंकि वो सिस्टम पे भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि अगर मैंने अपना मुंह खोला मेरा तो रिस्क हो जाएगा, तो कोई सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे। तो वो बिल्कुल। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। और जब 2-3 लोगों ने बताया अपनी स्टोरी, ओपनली बताई, तो उनको भी थोड़ा लगा कि नहीं, अब तो लोग बता रहे हैं। तो हमको 25 साल लगे कि ये लोगों को भूलने के लिए कि क्या हुआ। इसलिए नहीं कि किसी को नीचा दिखाना था, इसलिए क्योंकि ये किसी के और समाज के साथ ना हो। तभी ये बहुत जरूरी था इस मूवी को पर्दे पे लाने के लिए।
तो इसलिए इसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि भाई ये अभी क्यों बनी, पहले क्यों नहीं बनी, तो ये 2024 की तैयारी है। ये तो बिल्कुल बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। दूसरी चीज है कि भाई इसका फंडिंग कहाँ से आ गया। देखिए, मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने तो एक पैसा भी नहीं लगाया, बल्कि ये पैसा जब वो यूएस आए थे 1.5 महीने, सबों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर करके वो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। वो जो टाइम स्क्वायर पे लगाया, तो पूरा जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, जैसे मैंने गुजराती समाज, तेलुगु समाज, सिख समाज, पंजाबी समाज, मराठी मंडल, ये सारे इकट्ठा काम किया है इसके लिए। तो मैंने ये भी बोला, मिला अगर किसी को हिसाब किताब चाहिए वो मेरे को बता दीजिए, हम आपको पूरा स्टोर का हिसाब देंगे कि कितना पैसा आया, कितना खर्चा किया हमने, किस किस चीज पे क्या क्या खर्चा। तो इतना लेवल का ट्रांसपेरेंसी हम दिखाना चाहते हैं। तो ये क्या बात आप कर रहे हैं कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, और जो फंडिंग प्रोड्यूसर्स ने दी है, वो तो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने लगाया अपना पैसा। तो ये टेररिज्म पे मूवी है, और ये टेररिज्म एक अवेयरनेस का काम कर रही है। ये मूवी अवेयरनेस, हम तो पूरे विश्व भर में इसका अभी तो चल रही है, मतलब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग इस मूवी, हमारी स्टोरी के माध्यम से जितने भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं, चाहे कई कई कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज में हो, उनके साथ इस चीज के साथ एक ग्लोबल टेररिज्म पे काफी बड़े सेमिनार्स भी करेंगे। सर, आप हमारे चैनल पर आए इसलिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मैं विश्वास से कहना चाहता हूं कि जो निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं वे बहुत कम लोग हैं, और मैं देख रहा हूं कि जो युवा पीढ़ी है उनमें बहुत जागरूकता आई है, और वे आज से 2-3 वर्ष पहले तक जो युवाओं की मानसिकता थी उसमें अभी बहुत परिवर्तन आया है, और बहुत सारे युवा अभी जागरूक हो रहे हैं, और उसमें इस फिल्म का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल तो मैं तो योगदान है। फिर ये बिल्कुल तो सर। इंडिया के अवेयरनेस के लिए, भारत के लिए अवेयरनेस के लिए ये मूवी हम्म, बहुत जरूरी है। और हर परिवार, हर रिलीजन, चाहे मुसलमान हो, हम्म। क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, जैन हो, सब उनको देखनी चाहिए। सर, फिर से एक बार आपका धन्यवाद। और जीके पीढ़ी के माध्यम से आप जो कुछ भी सेवा कार्य करना चाह रहे हैं, या भविष्य में आप जो भी सेवा कार्य करेंगे, उनमें आप मतलब आप ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं मैं कहूंगा कि आपका धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आप हमेशा बड़े सपोर्टर हमारे समाज के रहे हैं। और जो आपने इस मूवी को लेके बहुत पहले से प्रचार करना शुरू किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू।